हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको विजयनगर प्रशासन के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोस में मैंने विजयनगर साम्राज्य की राजनीति के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न शासकों के बारे में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम देखते हैं 1336 में हरिहर के द्वारा की जाती है, हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं विजयनगर शासन में ही तालीकोटा युद्ध होता है, जिसमें बहमनी राज्य विजयनगर साम्राज्य का अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। एक तरीके से वो पतन हो जाता है उसका। लेकिन हम देखते हैं तालीकोटा युद्ध 1565 में होने के बाद भी लगभग एक शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य अपने पतन के रूप में भी जीवित रहता है और 1652 तक श्री रंग तिथि का हम उल्लेख देखते हैं। तो हम देखते हैं जो साम्राज्य 3 शताब्दियों से अधिक तक रहा हो, जिसने अपने विकास के एक पैरामीटर स्थापित किए हों, पराकाष्ठा तक पहुंचा हो। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के बारे में विभिन्न विदेशी इतिहासकारों ने विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के बारे में जो भूरि भूरि प्रशंसा की है, उसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य कितना अच्छा रहा होगा। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का के बाद हम देखते हैं देवराय सेकंड जैसे शासक हुए हैं। इसके बाद महानतम शासक कृष्णदेव राय जैसे शासक हुए हैं, जिनके बारे में भी आपको मैंने पिछले वीडियोज में विशद रूप से बताया है। विजयनगर साम्राज्य की बहमनी राज्यों से क्यों प्रतिद्वंद्विता रही है, इसके बारे में भी बताया है। विजयनगर साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं थी, राजनीतिक रूप से क्या क्या मजबूरियां थी, इन सब के बारे में आपको बताया है। तो हम देखते हैं कि स्वाभाविक है जो राज्य इतने चरमोत्कर्ष तक रहा हो, मध्यकाल में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया हो, ऐसे राज्य का प्रशासन स्वाभाविक है कि उच्च कोटि का ही रहा होगा। तो आज हम विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य जो था विभिन्न राज्यों में विभाजित था। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य प्रांत भी कहे जाते थे और राज्य जो थे वो मंडलम में विभाजित थे। मंडलम को कह सकते हैं कि आज की कमिश्नरी की भांति था। और मंडलम कुर्रम में विभाजित थे। कुर्रम, कोट्टम, वलनाडु ये जिले की भांति था, जिला कह सकते हैं, आज के आधुनिक डिस्ट्रिक्ट की तरह था। इसे कुर्रम भी कहा जाता था, कोट्टम भी कहा जाता था, वलनाडु भी कहा जाता था। जो जिले थे वो नाडु में विभाजित थे। विभिन्न नाडु मिलकर एक जिला बनाते थे। नाडु आज की तहसील या परगना कहा जा सकता है। नाडु के अंतर्गत मेला ग्राम होते थे। मेला ग्राम सही मायने में 50 गांव का एक समूह होता था, वो मेला ग्राम कहलाता था। और मेला ग्राम के अलावा कभी कभी स्थल नाम से भी कुछ गांव का समूह हुआ करता था। तो हम देखते हैं मेला ग्राम फिर उर में विभाजित था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो था वो उर था और प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई हम कह सकते हैं कमिश्नरी था। उससे ऊपर प्रांत होते थे। तो हम देखते हैं कि संपूर्ण साम्राज्य जो था निरंकुश तानाशाही पर आधारित था। निरंकुश शासक होता था, लेकिन फिर भी राजा जो शासक होता था प्रजा के कल्याण हेतु कार्य करता था। राजा को राय भी कहा जाता था। ये सैनिक और असैनिक दोनों रूप से ही अपने राज्य का प्रमुख होता था। संपूर्ण शक्तियां इसी के अंतर्निहित होती थी और राजा का जो राज्याभिषेक होता था उसे राज्याभिषेकम, राज्यारोहण को राज्याभिषेकम कहा जाता था। और राजा के अलावा हम देखते हैं युवराज के भी अभिषेक का जो एक आयोजन होता था उसे पट्टाभिषेकम कहा जाता था। याद रखिएगा, कंपटीशन में आपको यह पता होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है पट्टाभिषेकम, तो युवराज का जो अभिषेक होता था, जो भावी शासक हम कह सकते हैं या शासक का उत्तराधिकारी कह सकते हैं, वो उसका पट्टाभिषेकम किया जाता था। राजा के बाद संपूर्ण रूप से शक्तिशाली युवराज ही होता था। ये कभी कभी नाबालिग भी होता था। हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय ने अपने छोटे पुत्र, अल्प आयु के पुत्र, 6 वर्षीय पुत्र को अपना युवराज बनाया था। केंद्रीय संस्थाओं की अगर बात करते हैं जो राजा की हेल्प के लिए होती थी, तो राजा की हेल्प के लिए जो केंद्रीय संस्थाएं थी उनमें प्रमुख है राज परिषद और मंत्री परिषद। राज्य परिषद के अंतर्गत जो शासन में राज्य में नायक थे, सामंत थे, विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे या व्यापारी संस्थाओं के जो व्यापारिक प्रतिनिधि थे, ये सारे मिलकर राज्य परिषद का निर्माण करते थे। और राज्य परिषद का जो कार्य था सही मायने में राजा की राज्याभिषेक में मदद करना, राजा के राज्याभिषेक के लिए सुझाव देना, इसके अलावा राजा को परामर्श देना
और शासन का संचालन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य परिषद के बताई गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मंत्री परिषद आती है। मंत्री परिषद की संख्या 20 बताई गई है, 20 का उल्लेख मिलता है। इसमें जो सर्व प्रमुख था वो प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। इसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री इसे कह सकते हैं। माने राजा और युवराज के बाद सबसे शक्तिशाली अगर कोई था तो सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री ही होता था। इसके अलावा हम देखते हैं सभा नायक। सभा नायक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। कभी कभी ये जो प्रधानी होता था या प्रधानमंत्री होता था वही सभा नायक भी होता था, इसे हम स्पीकर कह सकते हैं। और वेंकटा विलास मानप ये सभागार था जिसमें मंत्रिपरिषद की मीटिंग होती थी, मंत्रिपरिषद की बैठक होती थी कैबिनेट की, उसे वेंकटा विलास मानप कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं मंत्रियों की योग्यता का जहां तक सवाल है तो मंत्रियों से यह अपेक्षा की जाती थी, पहले तो यह था कि मंत्री का राजनीतिक रूप से निपुण होना, विद्वान होना आवश्यक था, शारीरिक रूप से उसका स्वस्थ होना आवश्यक था, उसकी आयु 50 और 70 वर्ष के मध्य होना आवश्यक थी और यह अपेक्षा की जाती थी आमतौर पर कि वो राज परिवार से संबंधित हो। कभी कभी वो राज परिवार से संबंधित नहीं भी होता था तो उच्च अधिकारी होता था। यहां तक कि जो सभा नायक होते थे या कह सकते हैं कि ये जो सर्व नायक होते थे, इनमें मतलब जो दंड नायक जो अधिकारी होते थे इनमें से भी मंत्री बनाए जाते थे, तो हम कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों में सभा नायक भी होते हैं। सभा नायक को मैंने बताया कि ये एक तरीके से अध्यक्ष होता था, स्पीकर होता था। दंड नायक, दंड नायक एक कैटेगरी थी अधिकारियों की, जैसे आज आईएएस होता है इस तरीके से दंड नायक की कैटेगरी थी। दंड नायक में की श्रेणी में कैटेगरी में प्रांतपति भी होते थे, सेनापति भी होते थे, न्यायाधीश भी होते थे। इस तरह से तमाम अधिकारी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते थे या दंड नायक में से बनाए जाते थे। इसके अलावा कार्यकर्ता, कार्यकर्ता ये कुछ निम्न कोटि के अधिकारी होते थे कार्यकर्ता। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय प्रशासन का, प्रशासनिक रूप से केंद्रीय शासन का एक केंद्र बिंदु था। शाही सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय और मानदेय प्रधान ये गृह विभाग का प्रमुख होता था, इसे हम गृह मंत्री भी कह सकते हैं। रायसम सही मायने में सचिव था जो राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था। इसके बाद आता है कर्णिकम। कर्णिकम लेखाधिकारी था और मुद्राकर्ता, राज्य की मुद्रा रखने वाला अधिकारी था। माने टकसाल का प्रधान भी इसे कहा जाता था, टकसाल के प्रधान के रूप में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं सर्वनायक। सर्वनायक सही मायने में मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी था। अब्दुल रज्जाक ने सचिवालय का उल्लेख किया है जो फारस का यात्री था और अब्दुल रज्जाक ने उल्लेख में सचिवालय को दीवान खाना कह के संबोधित किया है, दीवान खाना कहकर उल्लेखित किया है। तो हम देखते हैं विजयनगर प्रशासन का ये सही मायने में एक केंद्रीय प्रशासन का वर्णन है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विजयनगर प्रशासन के विभिन्न प्रांतों में किस तरह से विभाजन था, प्रांतपति को क्या कहा जाता था, प्रांतों में किस तरह से न्यायांकर सिस्टम था और आयंगर सिस्टम था, इन सब के बारे में, ग्रामीण अधिकारियों तक क्या क्या व्यवस्था थी और चोल प्रशासन से विजयनगर साम्राज्य का कहां अंतर था, कहां